हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस को देखें तो जनरल अवेयरनेस के साथ साथ आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक भी मेंशन है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ के जाने पिछले 5-6 महीनों के, और ये आरबीआई की वेबसाइट पर आपको मिल जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि एक तो आरबीआई सर्कुलर्स काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स में काफ़ी यूज़ होते हैं, तो आपको समय लग सकता है समझने में या इनको कवर करने में। तो यही काम आपका आसान कर दिया करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने पिछले 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स को काफ़ी इजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है। जितने भी जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को उसमें इंक्लूड किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, और जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं जो आपके काम की नहीं, उन्हें हटा दिया है। उसी के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक बार आप आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ लेंगे, काफ़ी आसान फॉर्मेट है, फिर इन क्विज को अटैम्प्ट करेंगे तो अच्छे से आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिल जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस जो हम आपको पहले अलग से प्रोवाइड कराते थे, अब इसी कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। SSC, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसको भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस से संबंधित भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें हमने दिया है, ताकि इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसका क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह से इवॉल्व हुई ओवर द ईयर्स इंश्योरेंस सेक्टर भारत में, क्या FDI है भारत में, ठीक है, ये सब। तो पूरा कोर्स आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त होता है। 1 टाइम पेमेंट करनी है और 1 साल तक आप जितने भी आपके एग्जाम होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स हो जाते हैं, सबके लिए यही कोर्स इनफ रहने वाला है। तो आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि हिजबुल्लाह मुख्य रूप से किस देश में सक्रिय है। हिजबुल्लाह इज प्राइमरली एक्टिव इन विच कंट्री। ऑप्शन है ईरान, इराक, लेबनान या फिर पैलेस्तीन। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है 17 सितंबर, 17 सितंबर। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम है सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच एमिनेंट पर्सनालिटी। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस किस प्रतिष्ठित व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है सर M विश्वेश्वरैया। नेशनल इंजीनियर्स डे हर साल भारत में 15 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। इस साल इंजीनियर्स डे का थीम है डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेक इट।
सर एम विश्वेश्वरैया की अगर हम बात करें, ये मैसूर के दीवान रहे, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रहे, भारत रत्न इन्हें दिया गया 1955 में। उस्मान सागर, हिमायत सागर जैसे रिजर्वायर्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। कृष्ण राजा सागर डैम 1932 में इन्होंने ही बनाया था, जो कि एशिया का लार्जेस्ट रिजर्वायर है। फ्रॉम विच लोकेशन वॉज समुद्र प्रदक्षिणा वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ बाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वस्तुतः किस स्थान से समुद्र प्रदक्षिणा को हरी झंडी दिखाई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन तरीके से फ्लैग्ड ऑफ हरी झंडी दिखाई है ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन समुद्र प्रदक्षिणा को, यानी कि तीनों सर्विस जो हमारी होती हैं, इंडियन आर्म फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों से ही महिलाएं ली गई हैं, ठीक है। और ये सेलिंग के लिए निकल चुकी है, यानी कि यात्रा पर निकल चुकी हैं, समुद्र यात्रा पर। इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। और पहली बार इस तरह की यात्रा ये गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुई है। गेटवे ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत हुई है, मुंबई से। अगले 9 मंथ तक ये यात्रा चलेगी। तो 10 विमेन ऑफिसर्स हैं, और किसके जरिए जा रहे हैं? ये इंडियन आर्मी का सेलिंग वेसल है त्रिवेणी, इस पर सवार है ये, और समुद्र में घूमेंगे, मतलब यात्रा करेंगे। 26,000 नॉटिकल माइल्स लगभग ये कवर करने वाले हैं। इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करेंगे, 3 ग्रेट केप्स को विजिट करेंगे, जैसे लुईविन, हॉर्न एंड गुड होप, और सदर्न ओशियन, ड्रेक पैसेज यहाँ से भी ये गुजरेंगे। 4 इंटरनेशनल पोर्ट कॉल्स भी ये करने वाले हैं, और वापस आ जाएंगे मुंबई में मई 2026 में। थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन ये यूनाइटेड किंगडम से थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोलो, अकेले, नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन किया था 1969 में। भारत के संदर्भ में देखें तो कैप्टन दिलीप टोंडे रिटायर्ड, इन्होंने फर्स्ट सोलो सर्कम नेविगेशन किया था 2009-10 में। और कमांडर अभिलाष टोमी रिटायर्ड, ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने ये सर्कम नेविगेशन किया नॉन स्टॉप 2012-13 में। Who became the first Indian to win a gold medal at the Speed Skating World Championships? स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन डी है आनंद कुमार वेल कुमार। इंडियन स्केटर हैं आनंद कुमार वेल कुमार, इन्हें इतिहास रच दिया है। ये इंडिया के फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि बीजिंग चाइना में हुई है। और सीनियर मेंस 1000 मीटर स्प्रिंट इवेंट में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट इवेंट में, वो भारत का पहला का मेडल था इस प्रतियोगिता में। और पहली बार गोल्ड भी फिर इन्होंने आगे बढ़कर जीता है। इससे पहले इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता था 1000 मीटर स्प्रिंट में वर्ल्ड गेम्स में चेंगतू चाइना में, वो भी पहला था भारत के लिए। तो नाम याद रखिएगा, आनंद कुमार वेल कुमार, स्केटर हैं। Which two companies partnered with the Ministry of Road Transport and Highways to promote road safety? सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन 2 कंपनियों ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है जोमेटो एंड उबेर। जोमेटो एंड उबेर इन्होंने अनाउंस किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ मिलकर प्रमोशनल मटेरियल जो कि रोड सेफ्टी से संबंधित है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे नोटिफिकेशन, जैसे जोमेटो या उबर की ऐप है, तो वहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे जब आप इनकी ऐप ओपन करोगे, या फिर ऐप में ही कोई मैसेज दिखा देंगे जहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान से संबंधित आपको क्लिप्स या फिर मैसेज कुछ देखने के लिए मिले कि रोड सेफ्टी किस तरह से आपको करनी चाहिए। द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड MOU टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन ऑन ग्लोबल पॉलिसी इश्यूज। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और किस संगठन ने वैश्विक नीतिगत मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है OECD। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन एंड डायलॉग ऑन ग्लोबल पॉलिसी इशू। जो ग्लोबल पॉलिसी इशूज हैं उस पर ये मिलकर स्टडी करेंगे। 5 साल की ये पार्टनरशिप है, और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन्स, इन पर ये अपना रिसर्च करेंगे। Where was the 44th meeting of the SCO's Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) Council held? SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS परिषद की 44वीं बैठक का आयोजित की गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी है चोलपोन अटा किर्गिज रिपब्लिक यानी किर्गिस्तान।
तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेट्स, तो इसकी जो काउंसिल मीटिंग है 44th मीटिंग ये हुई है चोलपन-अटा किर्गिज रिपब्लिक में। तो संघाई का ये हिस्सा है, एक जो रेट्स ऑर्गेनाइजेशन है संघाई का हिस्सा, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का हिस्सा है ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन अलग से पूछ लेते हैं कि ये जो रेट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये किसका एक आर्म है। तो ब्रिक्स का, एससीओ का, G20 का, G7 का, इस तरह से पूछ लेते हैं। याद रखिएगा एससीओ का ये एक आर्म है। भारत का जो दल गया है यहाँ पर, उसकी अगुवाई की है डिप्टी एनएससी टीवी रविचंद्रन ने। रेट्स एक परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का। हेडक्वार्टर्स पहले इसका ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ करता था 2022 तक, लेकिन अब हेडक्वार्टर्स का मॉस्को रशिया में है। इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस चाइनीज, रशियन एंड इंग्लिश है। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अ 212.64 million US डॉलर प्रोग्राम टू सपोर्ट कोस्टल कम्युनिटीज इन तमिलनाडु एंड कर्नाटक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने तमिलनाडु और कर्नाटक में तटीय समुदायों को समर्थन देने के लिए 212.64 बिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी। राइट आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने एक नया प्रोग्राम अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत जो तमिलनाडु और कर्नाटक में जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, जो कोस्ट एरियाज़ में रहते हैं लोग, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और प्लास्टिक पोल्यूशन किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से उन लोगों को जॉब दी जाए, लगभग 1 लाख लोगों को जॉब दी जाए। तो इस प्रोग्राम का नाम है स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी प्रोजेक्ट, शोर प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। 212.64 बिलियन US डॉलर का सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा वर्ल्ड बैंक, और जो भी कोस्टल कम्युनिटीज़ द्वारा प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं उनका निपटान किया जाएगा। एयर इंडिया, ये क्वेश्चन मान के चलिए आने वाले एग्जाम में आपके किसी ना किसी में पूछा जाएगा, बैंक के एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा ये शोर प्रोजेक्ट। एयर इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ कोड शेयर पार्टनरशिप विद विच कंट्रीज नेशनल कैरियर। एयर इंडिया ने किस देश की राष्ट्रीय वाहक कंपनी के साथ कोड शेयर साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन सी है कजाकिस्तान। एयर इंडिया ने एक कोड शेयर पार्टनरशिप साइन की है कजाकिस्तान के नेशनल कैरियर एयर अस्ताना के साथ, यानी कि यहाँ की जो ये एयर कंपनी है। इस एग्रीमेंट के तहत जो एयर इंडिया है वो अपना AI कोड एयर अस्ताना फ्लाइट्स पर लगाएगा भारत से आने और जाने के लिए। इससे कि जो कस्टमर्स हैं उनके लिए काफ़ी ईजियर एक्सेस मिल जाएगा एलमेटी जाने आने के लिए। विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद जापान्स IHI कॉर्पोरेशन टू डेवलप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन ओडिशा। किस भारतीय कंपनी ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए जापान की IHI कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन बी है ACME। तो क्लीन टेक बिजनेस ग्रुप ACME, इसने एक ज्वाइंट वेंचर अनाउंस किया है जापान के हैवी इंडस्ट्री ग्रुप IHI कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत ये गोपालपुर उड़ीसा में इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में ये लगभग 0.4 मिलियन टन्स ग्रीन अमोनिया एनुअली प्रोड्यूस करने वाले हैं, और ये अमोनिया डिलीवर किया जाएगा जापानीज एंड यूजर्स को, जो भी पावर एंड केमिकल सेक्टर से संबंधित है। Who inaugurated the fast track immigration trusted traveler program in Lucknow, Thiruvananthapuram, Trichy, Calicut and अमृतसर एयरपोर्ट्स। लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कैलिकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया। राइट आंसर ऑप्शन ए है अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को इनोग्रेट किया है लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कैलिकट और अमृतसर एयरपोर्ट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। The program aims to facilitate international mobility with faster, smoother, and secure immigration clearance. It will provide more facilities for the Indian nationals and overseas citizen of India passengers coming from other countries. जो भी OCI हैं या फिर इंडियन नेशनल्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं वापस अपने देशों में, ठीक है, तो उनका जो इमिग्रेशन क्लियरेंस है वो फास्टर हो सकेगा। Whom would Ravi Ranjan replace as the next managing director of SBI? SBI के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में रवि रंजन किसकी जगह लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी है विनय M टॉम्स। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB, जो कि जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके हेड्स को चुनता है। इसे रवि रंजन का नाम रिकमेंड किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर, और मिस्टर रंजन फिलहाल डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये SBI के विनय M टॉम्स को रिप्लेस करेंगे, जो कि रिटायर हो जाएंगे 30 नवंबर 2025 को। SBI बोर्ड में एक चेयरमैन होते हैं और उनको असिस्ट करते हैं 4 मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उनमें से ही एक मैनेजिंग डायरेक्टर अब बनेंगे मिस्टर रंजन। अब बात करें हम FSIB की, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो की, तो इसको हेड करते हैं भानु प्रताप शर्मा। वेयर विल इंडिया होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन 2027। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा। ऑप्शन डी है चेन्नई।
भारत फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट को होस्ट करेगा चेन्नई में 2027 में। इंडियन कोस्ट गार्ड की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस भी है 2027 में। और फिलहाल इस साल ये जो कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट है ये रोम इटली में हुई है 11-12 सितंबर के बीच में। What was the total external debt of India in financial 25 in dollar terms? वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल विदेशी ऋण कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 736.3 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ये 10.1% बढ़ा है अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें। और 2024-25 में ये 736.3 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। फास्टेस्ट एक्सपेंशन देखने के लिए पिछले 7 सालों में अगर हम डॉलर की टर्म्स में बात करें, रुपी टर्म्स में बात करें तो ये डेट है हमारा 63 ट्रिलियन रुपीस, 13% की ग्रोथ देखने के लिए। ठीक है, तो ऐसा एक्सटर्नल डेट स्टेटस रिपोर्ट 2024-25 जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया उसमें बताया गया है। 2024 अगर हम फाइनेंशियल 2024 की बात करें यानी कि 23-24 की, तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट था 663.8 बिलियन यूएस डॉलर था। ठीक है, तो इस बार जो फाइनेंशियल 25 में एक्सटर्नल डेट ग्रोथ है ये हाईएस्ट है 7 ईयर्स, पिछले 7 साल में हाईएस्ट है ये। रुपी टर्म्स में ही बात करें अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें, दोनों में ही। विच इंस्टीट्यूट इनोग्रेटेड द एडवांस्ड दा विंची सर्जिकल रोबोट एट इट्स सेट फैसिलिटी? किस संस्थान ने अपनी सेट फैसिलिटी में दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन है एम्स न्यू दिल्ली। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली ने एडवांस दा विंची सर्जिकल रोबोट को इनोग्रेट किया है अपने स्किल्स ई लर्निंग एंड टेलीमेडिसिन सेट फैसिलिटी में। और ये ट्रेनिंग देने के लिए काम आएगा कि रोबोट से किस तरह से सर्जरी करते हैं ना, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए काम आएगा ये। और इस तरह का ये दूसरा रोबोट है एम्स के पास जो गया है। हाउ मच स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज डिड इंडिया अनाउंस फॉर मॉरिशस रिसेंटली? हाल ही में भारत ने मॉरिशस के लिए कितने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 680 मिलियन यूएस डॉलर। तो भारत ने कहा है कि हम 680 मिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमिक पैकेज मॉरिशस को दे रहे हैं। ठीक है, और साथ और एग्रीमेंट साइन किए हैं दोनों देशों के बीच में। हाल ही में जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं नवी चंद्र रामकुलम, ये वाराणसी पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। मॉरिशस की बात करते हैं, कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशियन रुपी। विच कंट्री इंट्रोड्यूस द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द पैलेस्टीन इशू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टू स्टेट सोल्यूशन एट द यूएन जनरल असेंबली? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा पे फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और 2 राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा पेश की? राइट आंसर ऑप्शन सी है फ्रांस। देखिए, हाल ही में एक यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिस पर वोटिंग हुई, और ये था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इसका नाम था, ताकि पैलेस्तीनी इशू का पीसफुल सेटलमेंट किया जा सके, शांतिपूर्व उसको सेटलमेंट किया जा सके पैलेस्तीन का जो इशू है, और जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस वोटिंग में भारत ने फेवर में वोट किया है, यानी कि भारत फेवर में है जो ये रेजोल्यूशन लाया गया उसके। और ये जो रेजोल्यूशन है ये फ्रांस द्वारा लाया गया था, यही हमारा क्वेश्चन भी था। 142 नेशंस ने फेवर में वोट किया है, 10 ने अगेंस्ट में किया है, 12 ने वोटिंग नहीं की है, 12 एब्सटेन रहे हैं, वो किसी साइड नहीं थे। जिन्होंने अगेंस्ट वोटिंग की उसमें अर्जेंटीना, हंगरी, इसराइल और यूएस थे। और ये जो डिक्लेरेशन है ये जुलाई में जब हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा की गई थी, वहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। 2 स्टेट सोल्यूशन डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में आपको इजराइल फलस्तीन मिल जाएगा, वही आपका आंसर भी होता है। तो जो इजरायली फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है उसको एंड करने से संबंधित है, यानी कि 2 स्टेट्स बनाए जाएंगे 2 तरह के पीपल्स के लिए, एक तो इसराइल के लिए, एक तो इसराइल बनाया जाए जूइश पीपल के लिए, पैलेस्तीन होगा पैलेस्तीन पीपल के लिए, यानी कि अलग अलग इनका हिस्सा दे दिया जाए। 1993 में हालांकि इसराइल गवर्नमेंट और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ एग्री हो गए थे ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। हालांकि अब की बार जो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन का जो वोटिंग हुई है इसमें इसराइल ने अगेंस्ट वोट किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे सेलिब्रेटेड? 9 सितंबर को, और इस बार थीम रहा द बेटर मैनिफेस्टो। Which country has officially declared it no longer considers itself bound by the 1987 Intermediate Range Nuclear Forces Treaty? Russia. Which Polish-Finnish microsatellite manufacturer launched its 4th generation Gen 4 satellites for commercial operation? The Reserve Bank of India launched the Depository Education Awareness Fund scheme in which year? May 24, 2014.
आज की असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन वाज मोनार्की एबोलिश्ड इन नेपाल? हु रोट एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु रोट फॉर्मर पीएम लेट अटल बिहारी वाजपेयी's biography Believer's Trial में? Union Minister Piyush Goyal inaugurated the first regional office of the APEDA in which city of Bihar? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइए। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।